बहुत बहुत शुक्रिया। वर्कर्स यूनिटी के सभी साथियों को मेरी तरफ से सलाम। आ, मुझसे पहले जो साथी बोल चुके हैं, सच बात तो ये है कि इन तमाम साथियों को सुनने के बाद कुछ नया कहने को, कुछ नया जोड़ने को बचता नहीं है। मुझे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में सुनना होता है तो मैं नीरज भाई की तरफ देखता हूँ। देश में पर्यावरण या अंतिम व्यक्ति के किसी भी संघर्ष की बात सुननी होती है तो मेधा दी की तरफ हम देखते हैं। वर्कर्स मूवमेंट की तरफ के बारे में सोचते हुए बरसों से हम अमरजीत बैन को सुनते आ रहे हैं। हमारे साथी वीएम सिंह कई दशकों से अब किसानों के संघर्ष के अगुवा हैं, उसे लीड करते आ रहे हैं। उम्मीद है हरभजन जी को भी सुनने का हमें मौका मिलेगा। तो सच कहूं तो इन तमाम साथियों को सुनने के बाद बिल्कुल कोई नई बात कहने को है नहीं। मैं जो कोशिश करूंगा वो ये कि इन सब बातों को समेटा जाए और समेट के हम उस दिशा में बढ़ें जहां बड़ा एक साधारण सवाल पूछें। वैसे लेनिन की कई बातों से मेरा मतभेद रहा है, लेकिन वो जो सवाल लेनिन ने पूछा था, व्हाट इज टू बी डन, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, किसी भी आंदोलन कर्मी के लिए अंततः वही एक सवाल होना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, विश्लेषण हो गया, सब कुछ हो गया, कमियां पता लग गई, अब करना क्या है और कैसे करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को उस पर थोड़ा फोकस करूं। मुझे अंदाजन आधा घंटा टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बड़े फलक पे कुछ बातों को रख सकूं और उसके बाद यदि समय होगा, ऑर्गेनाइजर्स बताएंगे कितना समय हमारे पास है, तो उसके बाद हम कुछ चर्चा कर सकेंगे। मेरे पास समय की कमी नहीं है, लेकिन आपके पास होगी तो आप उसके हिसाब से तय कर लीजिएगा। मैं समझता हूं कि इतिहास इसका गवाह है कि दुनिया में जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, अर्थक्वेक हो, कोई फ्लड्स हो, चाहे कोई मानव निर्मित आपदा हो, वॉर्स, वर्ल्ड वॉर हो, ऐसा कुछ हो, पॉलिटिकल आपदा होती है, कुछ भी ऐसी आपदा, या इकोनॉमिक होती है, मेल्ट डाउन हो जाता है इकोनॉमीज का, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन कई बार हो जाता है। ऐसी तमाम आपदाओं के बारे में एक बात तय है, उस समाज की जो गहरी छुपी हुई जितनी भी क्रैक्स होते हैं, उस समाज के गहरे दबे छुपे जितने भी डिविजन्स होते हैं, वो सब एकाएक बाहर सामने चले आते हैं। तो जो भी ये संकट का समय होता है, चाहे कोई महामारी हो, चाहे किसी भी कारण से आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, युद्ध, ये सब संकट हैं जो कि समाज को, समाज की जो बनी हुई व्यवस्था है उसको रीड्रॉ करते हैं। उन लाइंस को थोड़ा नए तरीके से ड्रॉ किया जाता है, मजबूरी की वजह से, क्योंकि हर कोई संकट कुछ वर्गों के लिए एक मौका बन जाता है। ऐसे में जो दबी छुपे, जो भी जातिगत पूर्वाग्रह होते हैं, रेशियल प्रेजुडिसेस होते हैं, कम्युनल प्रेजुडिसेस होते हैं, ये तमाम, और सबसे बड़ा तो ऑफ कोर्स क्लास डिविजन्स, ये सब बिल्कुल खुलकर सामने आते हैं और जिसके जरिए समाज को, समाज में जिन लोगों के पास ताकत है, सत्ता है, वो अपना दबाव और ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास हमें यह भी बताता है कि ऐसा ही मौका समाज को एक नया मोड़ देने का मौका भी होता है। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है। ये शब्द इस्तेमाल करके हमारे प्रधानमंत्री ने थोड़ा मैला कर दिया है, लेकिन ये बात सच है कि हर संकट एक अवसर होता है, एक अवसर जबकि समाज को एक नए तरीके से रीडिफाइन किया जा सके, उसको रीड्रॉ किया जा सके। तो हम सब के लिए भी, हम सब इस वक्त विक्टिम्स महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये याद रखिए कि ये वो वक्त है जिसमें लोग उन बातों को सुनने को तैयार होंगे जिसे पिछले 20-30 साल से सुनने को तैयार नहीं थे लोग। यूरोप के तमाम देशों में वेल्थ टैक्स और ये प्रॉपर्टी टैक्स, इनके बारे में चर्चा करना असंभव हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये पेंडेमिक आया, कोरोना वायरस की महामारी आई, यूरोप के देशों में इस पे चर्चा शुरू हुई कि भाई अमीरों पे तो टैक्स लगना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट देशों के अंदर भी ये चर्चा शुरू हो गई। क्यों?
क्योंकि एक महामारी एक अवसर देती है, एक खिड़की खुलती है, एक दरवाजा खुलता है जिससे कुछ नई बातें कही जा सकती हैं। ये अवसर आपके मेरे लिए भी है, आपके मेरे सामने संकट भी है, लेकिन ये संकट हमारे सामने एक अवसर भी क्रिएट करता है जहां हम नए सवाल रख सकें। एक बड़े फलक पे रखें तो मैं 5 बात कहूंगा, लेकिन बस वो कह के एकदम छोड़ दूंगा, उसके बाद आगे ज्यादा कॉन्क्रीट चीजों पे आऊंगा। 5 बड़ी ऐसी बातें हैं जिसे हमने 19वीं सदी से लगभग मान लिया था। आज उन 5 पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, लेकिन वो दार्शनिक बातें हैं, इसलिए आप भूल जाइएगा, बस उसको लेके कहीं पॉकेट में डाल लीजिएगा। बाद में कभी मन करे तो उस पर्ची को खोल के आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज जो 21वीं सदी की इस महामारी का संकट है, इस संकट की जड़ में है 19वीं सदी के कुछ विचार और 20वीं सदी की कुछ व्यवस्थाएं। आज भी हम 19वीं सदी के विचार और 20वीं सदी की व्यवस्थाओं के साथ जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि 19वीं सदी के विचार गलत थे, लेकिन उसे इस परिस्थिति में नए सिरे से ढालना पड़ेगा। मानव की 5 जो मूल इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमने 5 व्यवस्थाएं बनाई थी। आज वो 5 व्यवस्थाओं की सीमा हमें दिखाई दे रही है, और ये जो कोरोना वायरस का संकट है, ये उन सीमाओं को दिखाता है। पहली इच्छा होती है इंसान की सेल्फ रूल, मैं अपने फैसले स्वयं लूं, स्वशासन, जिसको कभी लिमिटेड सेंस में स्वराज भी बोल देते हैं, जिसके लिए व्यवस्था क्या बनाई गई? लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। 21वीं सदी के मुहाने तक पहुंचते हुए, 21वीं सदी के अब तो 1/4 पूरा हो रहा है, इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते अब स्पष्ट होता जा रहा है कि लोकतंत्र का जो तंत्र है वो लोक पर हावी हो जाता है। लोकतंत्र अपने जो उद्देश्य है उसको हासिल नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो स्वशासन के लिए दरअसल बनी नहीं। दूसरी बात, इंसान को एक लगाव की इच्छा होती है, भावनात्मक लगाव, किसी से जुड़ने की इच्छा होती है। इस जुड़ने की इच्छा ये परिवार के जरिए होती है, समाज के जरिए होती है, समुदाय के जरिए होती है, जाति के जरिए होती है। लेकिन आधुनिक युग में इस लगाव का एक संस्थागत स्वरूप बना राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। ये नेशन स्टेट आज 21वीं सदी में पहुंच के हम देख रहे हैं कि ये जो नेशन स्टेट है, इन्होंने जितना जोड़ा है उससे ज्यादा तोड़ा है, इंसान को इंसान से अलग किया है। और देश, एक देश में रहने वालों को दूसरे देश में रहने वालों से अलग किया है, दुश्मनी पैदा की है। दूसरा, देश के भीतर जो तमाम विविधताएं हैं उसको समाप्त किया है। ये राष्ट्र राज्य का इतिहास रहा है। तीसरी बड़ी व्यवस्था, खुशहाली। इंसान अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहता है, ठीक तरीके से रह सकूं, खुश रह सकूं, अभाव ना हो मेरे जीवन में, उससे मुक्ति चाहता है इंसान। जिसके लिए जो बड़ी व्यवस्था बनी वह व्यवस्था थी पूंजीवाद। पूंजीवाद जिसकी कमियां 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स को दिखनी शुरू हो गई थी, उससे पहले समाजवादियों को दिखनी शुरू हो गई थी। 20वीं सदी में जिसको लेकर बड़ा संघर्ष हुआ, 20वीं सदी के अंत में उस पूंजीवाद ने अपने आप को विजेता घोषित कर दिया। आज 21वीं सदी में हम स्पष्ट देख रहे हैं कि यह पूंजीवाद सारी दुनिया को खुशहाली देने में पूर्णतः असमर्थ है। पूंजीवाद बार बार संकट में आने वाली व्यवस्था है। नए तरह के संकट आते हैं, उसके जो समाधान किए जाते हैं उससे फिर नए तरह के संकट पैदा होते हैं। ये संकट की व्यवस्था है। ये व्यवस्था दुनिया को 2 हिस्सों में तोड़ने वाली व्यवस्था है। कुछ लोगों के लिए बहुत खुशहाली और बाकियों के लिए कतई बदहाली बनाने वाली व्यवस्था है। यहां इसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग बहुत परिचित होंगे इससे। चौथी, इंसान की जरूरत होती है ज्ञान। सच जानना चाहते हैं। उस ज्ञान के लिए 19वीं 20वीं सदी के अंदर जो बहुत बड़ी व्यवस्था बनी वो थी साइंस, मॉडर्न साइंस। आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, आपको लग रहा होगा भाई कम से कम ये चीज तो ठीक है, इसमें क्या गलती है। दरअसल लोकतंत्र की तरह मॉडर्न साइंस भी जो प्रॉमिस करती है और जो एक्चुअली डिलीवर करती है उसमें अंतर होता है। उसका भी जो तंत्र है वो तंत्र ऐसा है जो जितना ज्ञान देता है उतना ही ज्ञान दबाता भी है।
ये साइंस के मेथड की कमी नहीं है, मगर व्यवहार में जो साइंस नामक एस्टेब्लिशमेंट बनता है, उसका जो अहंकार है, उसकी जो दूसरे ज्ञान को दबाने की प्रवृत्ति है, वो दरअसल दुनिया में ज्ञान के साथ साथ अज्ञान फैलाती है, ज्ञान को दबाती है, एक इलाके के ज्ञान को बाकी दुनिया के ऊपर फैलाने का काम करती है। और पांचवी एक स्वाभाविक इच्छा इंसान में होती है कि वो अपने भीतर अपने मन से जुड़ सके, वो अपने आप से कनेक्ट कर एक 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 जिसे शांति कहते हैं, मन की शांति, ये एक इंसान की इच्छा होती है। उसके लिए 19वीं सदी नहीं, उससे पहले ही संस्थागत धर्म बने। धर्म का उद्देश्य था आपको मन से शांति देना। मगर संस्थागत धर्म का जो ढांचा बना, वो ढांचा ऐसा बना कि उसने शांति देने की बजाय हमें अशांति दी है। उसने बड़े बड़े, चाहे वो धर्म के चर्च हो, पोप हो, मंदिर हो, मठाधीश हो, मक्का हो, SGPC हो, कुछ भी तरह के तंत्र हो, या फिर वो आज के बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु हों जो बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, मठ चलाते हैं, धर्म के जितने भी तंत्र बने हैं, उन्होंने इंसान को अपने भीतर जो है उससे तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया है। बात दार्शनिक हो गई, आपको लग रहा होगा कि कुछ कॉन्क्रीट बात हम करने आए थे कोरोना वायरस के बारे में, ये मामला कुछ जरा ऊपर चला गया। तो इसलिए मैंने कहा ये 5 पुड़िया है, इसको आप जेब में रख लीजिएगा, क्योंकि अंततः जिस नई दुनिया का निर्माण हमें करना है, उनमें इन 5 का विकल्प खोजना है। विकल्प का मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी को खत्म करने, कल से डिक्टेटरशिप ले आए, नहीं। इन 5 में हमें इससे ऊपर जाना है। इसमें जो दोष आए हैं, उन दोष को सुधार के एक नया विकल्प बनाना है। और मेरी धारणा है कि स्वराज के विचार को, लोकमान्य तिलक वाला स्वराज नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेजों से मुक्ति का स्वराज था, लेकिन जो गांधी जी के विचार में, बाद के चिंतकों के विचार में जो स्वराज शब्द आया, वो इस सर्वांगीण अर्थ में, इस कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में हमें मुक्ति दिलाने का विचार हो सकता है। जो 20वीं सदी के जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स रहे हैं, चाहे वो सोशलिस्ट मूवमेंट रहे हों, फेमिनिस्ट मूवमेंट रहे हों, एनवायरमेंटल मूवमेंट रहे हों, हमारे यहाँ फुले अंबेडकर आंदोलन रहा है, कम्युनिस्ट मूवमेंट रही है, इन सब विचारों को समेटते हुए 21वीं सदी में आगे ले जाने की जो विचारधारा है, उसका हमें स्वरूप मिल सकता है। क्योंकि मेरी मान्यता है कि 20वीं सदी के ये जो डिफरेंसेस थे, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोगों से झगड़ा करते थे, कम्युनिस्ट लोग माओइस्ट लोगों से झगड़ा करते थे, ये सब लोग मिलके गांधीवादियों से झगड़ते थे, इन सब झगड़ों का आज कोई अर्थ नहीं बचा है। आज की नई स्थिति में इन तमाम ऊर्जाओं को जोड़ने की आवश्यकता है, और ये एक दृष्टि है जिससे मैं अपनी बात रख रहा हूं। सो अब उस दर्शन से उतर के सीधे सामान्य इस धरातल पे आते हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए? जो हो रहा है आपकी आंख के सामने है, बाकी वक्ताओं ने विस्तार से बताया होगा, और जो इशारा किया सबने कि इस कोविड के बहाने आज की दुनिया में जो हमारे देश में जो कोशिश हो रही है, नंबर 1, कोविड के बहाने, इस संकट के बहाने, कोरोना वायरस के बहाने इस देश में लोकतंत्र का जो कोई बचा खुचा ढांचा था, उस सबको समेटने, उस सबको नेस्तनाबूद करने की कोशिश हो रही है। बिना इमरजेंसी घोषित किए इमरजेंसी से ज्यादा बुरी अवस्था में देश को धकेला जा रहा है। और आज की दुनिया में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए आपको कभी घोषणा नहीं करनी पड़ती। कोई ऐसा इमरजेंसी जैसी एक कोई घोषणा, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं आएगा कि आज से लोकतंत्र समाप्त हो गया है। लोकतंत्र की हत्या आजकल झटके में नहीं, धीरे 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 की जाती है, और वो हमारे देश में काम इमरजेंसी से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। लेबर राइट्स और इस तरह की लेबर राइट्स और एनवायरनमेंट, इन दोनों चीजों को पहले ही इन दोनों का ढांचा बहुत चरमराया हुआ था। एनवायरनमेंट के कानून थे, लेकिन कानूनों की पालना कुछ नहीं थी, और लेबर लॉज को तो पिछले 15-20 साल से बिल्कुल साइड में रख ही दिया गया था।
अब उसकी जो औपचारिकता बची है, उस औपचारिकता को भी खत्म करने की कोशिश है। अब जो कोशिश है वो ये कि जो जो दरअसल 19वीं सदी का जो नंगा पूंजीवाद था, आओ पूंजी लगाओ, डट के कमाओ, किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं, चिंता मत करो, कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। इसी तरह से स्पष्ट है, चिंता मत करो, एनवायरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो एक नए किस्म का पूरा निजाम बनाने की कोशिश देश में हो रही है, जिसमें समानता, सस्टेनेबिलिटी, ये सब इसके कंसर्न अब बिल्कुल नहीं रहेंगे। खैर, ये सब बातें आप सुन चुके होंगे। हमें इसके बारे में करना क्या है? मेरे मन में एक बहुत ठोस इसके बारे में अपेक्षा हमें करनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ करेगी। मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालने में, क्योंकि हम सब इसके बारे में पूरी तरह से परिचित हैं। एक मायने में कहें तो एक दो राज्य सरकारों को छोड़ के केरला सरकार ने अच्छा काम किया है, कुछ और सरकारों ने कोशिश की है। उड़ीसा सरकार का काम अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। बाकी आप लोगों को पता होगा, मैं तो अखबार और दोस्तों से फोन पे बात करने के आधार पर कहता हूं, उड़ीसा सरकार का काम मुझे लगा अपेक्षाकृत बेहतर था। कुछ दूसरे राज्यों में कोशिश हुई है, लेकिन सच ये है कि देश के सामने 3 संकट हैं और तीनों पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। पहला संकट हेल्थ का क्राइसिस, कोरोना वायरस का। शुरू में ऐसा मुगालता था देश के प्रधानमंत्री को कि मामला 21 दिन के अंदर सुलझ जाएगा। उन्होंने डायलॉग दिए थे कि बस 18 दिन की महाभारत थी, 3 दिन मुझे और दे दीजिए। लेकिन जब पता लगा कि ये मामला तो चलेगा, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने अब राष्ट्र को संबोधन करना कम कर दिया है। करते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं। मोटे तौर पे ये है, भाई ये तो रहने वाला है, और अब आप राज्य सरकार से इलाज करवाना है, राज्य सरकार से करवा लीजिए। कोई राहत चाहिए तो एनजीओ से करवा लीजिए, हमारे बस का काम नहीं। तो देश के सामने संकट है, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? मोटे तौर पे, फिर एक आधे अपवाद होंगे, एक आधे अपवाद को मैं गिनाऊंगा नहीं, लेकिन मोटे तौर पर विपक्षी दल इंतजार कर रहे हैं कि सरकार फिसलेगी, फिसलेगी तो कुछ हमारे को फायदा होगा, और कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। ये बात थोड़ा कड़वी है, लेकिन आमतौर पे यही हो रहा है। या फिर मजा ले रहे हैं इसमें, हेल्थ के क्राइसिस में। दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो बहुत घना है, ऐसा क्राइसिस जो कि दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ नोट किया गया आईसीए, सीएमआई के सर्वे वगैरह के द्वारा कि देश में एक झटके में अंदाजन 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। दुनिया के इतिहास में इसका कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक झटके में 12 से 14 करोड़ लोग रोजगार खो बैठे हों। जिसे अमेरिका की महान मंदी बोला जाता है, ग्रेट डिप्रेशन, उसमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे। हमारे यहां 12 से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और अभी भी वापस रिकवरी होने के बावजूद भी कोई कम से कम 3-4 करोड़ लोग एडिशनल बेरोजगार हैं। और ये तो वो बेरोजगार हैं जो बिल्कुल खाली बैठे हैं। जो घर में 4 भाई 1 एकड़ जमीन पे काम कर रहे हैं, उसको तो बेरोजगार माना ही नहीं जाता। बेरोजगार तो वो है जो बिल्कुल खाली बैठा है। तो इतना बड़ा संकट इस समय आर्थिक संकट है, और बैठे बैठाए ये चीन की तरफ से सीमा पर भी संकट है। ये 3 संकट हैं, सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में हमें आपको क्या करना है? मेरा सुझाव है, इस सुझाव को हमने एक मिशन जय हिंद के नाम से फ्लोट भी किया है, और हम लोगों ने एक 100 दिन का कार्यक्रम शुरू किया है। 100 दिन के कार्यक्रम में हमने कहा है, सरकारें अपना काम छोड़ गई हों, विपक्ष भले ही घर बैठा हो, लेकिन हम लोग गांव गांव जाएंगे, बस्ती बस्ती जाएंगे, और हम लोग 5 काम करेंगे। और मैं आपको भी निमंत्रित करना चाहता हूं, जो भी साथी इसमें जुड़े। कोई हमारे संगठन का सदस्य बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग मिलकर काम कर लेंगे। संगठन वगैरह का, संगठन, झंडे, बैनर, लेटर हेड, इसका इतना महत्व नहीं। पहला काम, हम लोगों को एक वॉलंटरी फोर्स बन के
देश में कोरोना वायरस के बारे में सूचना पहुंचानी है, खास तौर पे गरीब वर्ग में, खास तौर पे गांव में और बस्तियों में। मैं कल परसों अपने गांव में था, इसी कार्यक्रम की शुरुआत के सिलसिले में। 3-4 और गांव में घूमने का मौका मिला। कम से कम मेरे इलाके में, गांव में, मैंने एक व्यक्ति को नहीं देखा जो मास्क पहन के चल रहा हो। कहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अब वो मैं लोगों को कहूं आप दूर हो जाइए, वो आराम से जैसे सामान्यतः खड़े थे, और उसके फोटो वोटो भी छप गए, तो काफी लोगों ने मजा भी लिया इस सब बातों का, आलोचना की, सब हुआ। लेकिन सच बात यह है कि इस बीमारी के बारे में इतनी भ्रांत धारणाएं हैं लोगों के मन में। या तो एक तरफ तो ये लगता है कि बस लग गई तो मर जाएंगे, जो झूठ है, या फिर लगता है कि नहीं, हमारे गांव वालों को तो कोई असर नहीं पड़ता, हम तो लोग इससे मुक्त हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। हमें इसके बारे में एक सामान्य लोगों में कैसी सही सूचना पहुंचाई जा सके, इसका काम हमें करना है। अब हमें लगे है तो एनजीओ का काम है, हमारा काम थोड़ा ही है। मेरा अनुरोध होगा कि अभी कुछ समय के लिए हम भूल जाएं कि क्या काम एनजीओ का है, कौन सा काम आंदोलन का है, कौन सा काम पार्टी का है। हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमारा काम है, जरूरत है, हम करेंगे। जैसे जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, उन वक्त हम में से काफी साथी सब कुछ काम छोड़ के खाना बांटने पे लग गए थे। अब कहें ये तो गुरुद्वारों का काम है, नहीं साहब, ये हमारा काम है, हम सब करेंगे। तो पहला काम, सूचना पहुंचाना लोगों तक, ये बेहद जरूरी है। अभी भी देश के अधिकांश इलाकों में लोगों को पता तो लग गया कोरोना नाम की कोई चीज है, लेकिन उससे कैसे निपटा जाए, बिना खर्चा किए बहुत साधारण तरीके से कैसे काम किए जा सकते हैं निपटने के, सावधानी से इससे रहने के, उस पर ध्यान करने की जरूरत है। यह है काम पहला। दूसरा काम जिसकी जरूरत है वो ये है कि इस संकट के बारे में सच लोगों तक पहुंचाना। तो सुनने के बाद दूसरा काम है सुनाना। सुनाना क्या? ये जो बात आप मैं जानते हैं कि देश के सामने अभूतपूर्व संकट है और सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये काम, ये खबर पहुंचाना मीडिया का काम होना चाहिए, लेकिन मीडिया तो काम करता नहीं है। आज भी मेरे गांव में ऐसे तमाम लोग बैठे थे जो कह रहे थे साहब इस बार तो हमने चीन को दबा लिया। अब बताइए सच्चाई क्या है, आप सब जानते हैं, और लोगों तक क्या सच्चाई पहुंच रही है वो आप देखिए। तो लोगों तक इसका सच पहुंचाना, ये जो तीनों संकट हैं, इन तीनों संकटों का सच लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके ऊपर हम काम करना शुरू करें। सच क्या पहुंचाना? नंबर 1, कोरोना वायरस का संकट तेजी से फैल रहा है, सरकार इसका मुकाबला करने में असमर्थ साबित हुई है, सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, लॉकडाउन का इस्तेमाल तैयारी करने के लिए होना चाहिए था, लॉकडाउन से समस्या, बीमारी जाने वाली नहीं थी। सरकार ने ना तो तैयारी की, ना एंटिसिपेट किया, और सरकार इसमें असफल हुई है। ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। राज्य सरकारों का भी जो सच है वो भी पहुंचना चाहिए। आर्थिक संकट के बारे में ये सच लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आर्थिक संकट कितना बड़ा है। अन्यथा सामान्य लोग सोचते हैं अभी मेरे घर में प्रॉब्लम हुई है, यहां प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा टीवी पे देख लेते हैं कि अच्छा कुछ वर्कर थे जो सड़क पे आए थे, उसके बाद तो सुलझ गया मामला। लेकिन सुलझा नहीं है। इसकी जो सच्चाई है ये लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा काम। तीसरा, लोगों तक एक वैकल्पिक एजेंडा क्या होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति आमतौर पे कहता है हाँ भाई साहब प्रॉब्लम तो बहुत है, पर देखो ना कल को आप भी प्रधानमंत्री बन गए तब भी ये प्रॉब्लम रहेगी, अब आप सॉल्यूशन बताओ ना। एक साधारण व्यक्ति के मन में होता है कि आप सिर्फ आलोचना करते हैं। आप आलोचना ना करें, आप विकल्प बताएं। सिर्फ विरोध ना करें, विकल्प बताएं। विकल्प बताने के लिए हम एक 7 पॉइंट का एजेंडा बता सकते हैं। ये 7 पॉइंट का एजेंडा हमने तैयार किया है। ये 7 पॉइंट आप कहेंगे तो मैं आपको ईमेल पे भी भेज दूंगा। देश के अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत करके, कई चिंतकों के साथ बातचीत करके हमने 7 पॉइंट बनाए हैं। मैं यहां दनादन गिना देता हूं, लेकिन इसका लिखित एजेंडा मैं आपको भेज दूंगा। आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें देश का मन बनाना है कि ये विकल्प है। क्या क्या 7 पॉइंट है? नंबर 1, कोरोना बीमारी का फ्री इलाज हर व्यक्ति को मिले, ये हमारा न्यूनतम अधिकार है, हर एक को मिलना चाहिए।
टेस्ट से लेके, क्वारंटाइन से लेके, आईसीयू और जरूरत हो तो वेंटिलेटर तक। ये कोई प्राइवेट बीमारी नहीं है, इसके लिए मुझे अपनी जेब से पैसा ना निकालना पड़े। ये काम सरकार का न्यूनतम काम है। नंबर 2, सबको दिवाली तक राशन। प्रधानमंत्री ने आधी घोषणा कर दी है, लेकिन सच ये है कि बहुत लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, राशन में नाम नहीं है, परिवार के नए लोग हैं जिनका नाम नहीं है। ऐसे अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कम से कम 10-15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं है, जिनको और मिलने की आवश्यकता है। तो सभी व्यक्तियों को, उन्हें भी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन सबको इसकी राशन को का फ्री राशन, और फ्री राशन का मतलब कम से कम 10 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज, कम से कम आधा किलो 800 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह तेल, पकाने का तेल, खाना बनाने का तेल, कम से कम 1.5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह दाल, कोई भी किसी भी तरह की दाल, और कम से कम आधा किलो चीनी प्रति व्यक्ति प्रति माह। इतना मिलने की जरूरत है अगर हमें देश को भूख से बचाना है। नंबर 3, हर व्यक्ति को जो लॉकडाउन के दौरान जो कुछ नुकसान हुआ है, खासतौर पे समाज के सबसे दबे हुए वर्गों को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान से मुक्ति दिलाने के लिए, उस नुकसान से बचाने के लिए सबको कम से कम 10,000 रुपया एक मुश्त एक बार अनुदान सहायता दी जाए। नंबर 4, रोजगार की व्यवस्था के लिए मनरेगा के जो दिन है 100, न्यूनतम गारंटी दिन 100 प्रति जॉब कार्ड, उसको बढ़ाकर 200 किया जाए। और इसी तरह से शहरी इलाकों में भी एक गारंटी योजना बनाई जाए, जिसमें प्रति व्यक्ति 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए। नंबर 5, जिन भी वर्कर्स की छंटनी होती है, नौकरी से निकाला जाता है, उन सब के लिए, या जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, फॉर्मल छंटनी नहीं होती, जिनका रोजगार चला गया लेकिन जिनका किसी ना किसी तरह से ईपीएफ और इस सब के अंदर नाम है, यानी कि सरकार के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं जिनका जिक्र है, उनको जो नुकसान हुआ है उसके एक छोटे हिस्से की भरपाई की जाए। जरूरत है तो उद्योगों की और कंपनियों को सैलरी की सब्सिडी दी जाए। आप इतने मजदूरों को यदि एम्प्लॉय करेंगे तो इतने मजदूरों के वेतन का इतना हिस्सा सरकार दिया करेगी। इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोगों को वापस रोजगार मिलने में उद्योगों में सहायता मिले। यही बात किसानों के लिए एक दूसरे तरीके से की जाएगी, उनको न्यूनतम दाम की गारंटी देगी। और छठी बात, जो ब्याज है, ब्याज से लोगों को मुक्त किया जाए। 3 महीने के लिए सरकार ने लोन का पेमेंट तो डेफर कर दिया है, ठीक है, आपको मार्च में अगर लोन की अदायगी करनी थी तो आप जुलाई में कर दीजिए, सितंबर में कर दीजिए, लेकिन मार्च से जुलाई सितंबर तक आपके ऊपर ब्याज चढ़ता रहेगा, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो ब्याज की अदायगी से मुक्त किया जाए, सरकार इसके लिए सब्सिडाइज करे। जब तक ये क्राइसिस है तब तक ब्याज लगना बंद हो सब तरह के कमर्शियल चीजों पे जो छोटे लोगों के ब्याज। 7वां और अंतिम बिंदु, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोग कहेंगे बहुत अच्छी चीजें हैं साहब, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, सरकार के पास तो पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार अमीरों पर टैक्स नहीं लगाने को तैयार, क्योंकि सबने डरा रखा है, देश में ऐसा माहौल बना रखा है। पूंजीवादी देशों के अंदर टैक्स लगाने को तैयार हैं सरकारें, और हमारे देश में तैयार नहीं है। तो इसके लिए जनमानस बनाना होगा कि इन 6 काम के लिए पैसे की कोई कमी ना रहे, और जरूरत हो तो देश में वेल्थ टैक्स, संपत्ति पे, जिसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, कम से कम उस पर तो लगाइए। इनहेरिटेंस टैक्स, जब बाप अपनी संपत्ति बेटे को देता है, बेटे ने तो कुछ काम नहीं किया उसके लिए अर्न करने के लिए, दुनिया भर में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, उसका एक हिस्सा समाज के पास वापस आना चाहिए। और जो इनकम टैक्स है वो बढ़े, कॉर्पोरेट्स को जो छूट दी गई थी वो छूट समाप्त की जाए। ऐसे तमाम चीजें की जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल बढ़ाने का जो टैक्स है ये गरीब पे लगने वाला टैक्स है। दुनिया भर का अर्थशास्त्र बताता है, डायरेक्ट टैक्स जब लगता है तो उसका बोझ अमीर पे पड़ता है,
इनडायरेक्ट टैक्स जब लगता है, जैसे पेट्रोल, जीएसटी, जो भी बाकी सब इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, उसका बोझ गरीब पर पड़ता है। तो हमें डायरेक्ट टैक्स लगाने चाहिए देश में। ये 7 बिंदु हैं जिसके लिए हम पूरे देश के अंदर एक समझ बनाएं, एक इसके पक्ष में आंदोलन बनाएं। इन 7 बिंदु का खाका मैं लिखित में आपके पास भेज दूंगा। बहुत बहुत जी। बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं 2-3 बात करके। जी जी, जरूर जरूर। तो ये 7, तो मैंने पहले कहा था हम सुनेंगे, दूसरा था सुनाएंगे। सुनेंगे उनके पहली बात सुनाएंगे उनको बीमारी के बारे में। दूसरा हम उन्हें समझाएंगे, बताएंगे देश में क्या स्थिति है, सरकार की जिम्मेवारी जो है। तीसरा है समझाएंगे, समझाएंगे इस चीज के बारे में, 7 सूत्री जो बिंदु है। चौथा है हम सुनेंगे उनकी समस्याओं को। एक सर्वे का फॉर्म हमने बनाया है, किस तरह से गांव के अंदर जाएं और गांव में इस वक्त क्या स्थिति है, बीमारी की क्या स्थिति है, राशन की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है। इसको रिकॉर्ड करके देश के सामने रखने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है इस वक्त। और 5वां, हम जाके लोगों के बीच अब नए साथी ढूंढेंगे, टीम बनाएंगे, जिसके जरिए हम आगे काम कर सकें। तो ये 5 मिशन लेके जो मेरा कॉन्क्रीट प्रस्ताव है वो ये कि इन 5 मिशन को लेके हम पूरे देश में घूमे अगले 100 दिन तक। 100 दिन तक घूम, क्योंकि इन दिनों आपको डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं मिलेगी। छोटी छोटी चीजें होंगी, जैसे 9 तारीख को पूरे देश के किसान सोच रहे हैं कि वो मिलके एक प्रोटेस्ट करेंगे। अभी परसों 3 तारीख को मजदूरों ने कुछ प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये छोटे सांकेतिक प्रोटेस्ट ही हो सकते हैं। आज की तारीख में तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की परमिशन तो है नहीं। तो मेरा प्रस्ताव है, मेरा सुझाव है कि अगले 100 दिन तक हम राष्ट्र निर्माण का ये काम करें। ये काम करेंगे तो ये अपने आप अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि इसमें जो आपको सूचना मिलेगी वो सूचना अन्याय को एक्सपोज करेगी। इसमें आपके साथ जो साथी जुड़ेंगे ये आपके संघर्ष के साथी बनेंगे। इसमें आप जो विचार फैलाएंगे वो विचार फैलाने की आवश्यकता है, और इससे जो चेतना बनेगी वो इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए चेतना है जिसकी जरूरत है। तो मेरा सुझाव है, अब से लेके 4 तारीख से हमने शुरू किया, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती है, तो हमारा प्रस्ताव था कि उस दिन उसे समाप्त किया जाए, लेकिन ये तारीखें तो इंडिकेटिव हैं। लेकिन देश भर के संगठन अगर जुड़ के ये काम करें, और इसके लिए जो फॉर्म, क्वेश्चनेयर इत्यादि ये सब चीजें हम खुशी से बना के भेज देंगे, जो अपने तरीके से इसको करना चाहें वो सब करें। और इन 7 बिंदुओं के पक्ष में देश भर में हम हस्ताक्षर अभियान बनाकर एक चेतना करें, एक आंदोलन बनाएं। ये सब कार्यक्रम हम करें, और ये करते हुए एक नई चेतना का निर्माण करें, ताकि जब कोरोना वायरस से निकलने के बाद जो नई दुनिया बनेगी, जिस नई दुनिया को अब बिल्कुल शुद्ध नंगे 19वीं सदी के पूंजीवाद की तरफ घसीटने की कोशिश हो रही है, उसे हम पलट के एक नई दिशा की तरफ ले जाएं, जिसमें समता का विचार, जिसमें पर्यावरण संबंधी विचार, जिसमें लोकतंत्र एक नए स्तर पे पहुंचे, जिसमें लोगों का जुड़ाव एक नए किस्म का बन सके, और जिसमें नए ज्ञान और अपने साथ बेहतर संबंध की रचना हम कर सकें। इन सब संघर्ष से हम हासिल कर पाएंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बातचीत थोड़ी सी लंबी हो गई, माफी चाहता हूं, मगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।